बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नई असाइनमेंट MTH 100 की असाइनमेंट 1 जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं सर दानिश ज़ैदी। सर दानिश ज़ैदी के जो स्टूडेंट हैं उनके सेक्शन के वही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सॉल्व करके अपलोड करें। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स पहले अपलोड हो चुकी हैं MTH 100 की। ठीक है, और शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट करें। और दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी असाइनमेंट आप खुद टाइप करें मैथ टाइप पे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर के लिए, फिर पेपर में आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में टाइम पूरा होता है। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना आता तो फिर मसला बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सिचुएशन ये दी गई है कि हमें 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए उसने बोला है कि हमने वो लेना है कि ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन से होते हैं? जैसे आपने छोटे स्कूल्स में या छोटे लेवल पे आपने टेबल्स पढ़ा था, वो मल्टीपल्स होते हैं। जो 3 का टेबल, 4 का टेबल, वो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जो टेबल हम पढ़ते हैं, तो हमने 4 का टेबल पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये इन्फिनिटी तक मीन्स कि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई कि यहाँ पे जाके आपने बस कर देना है, ये चलता जाएगा। ये जो डॉट मैंने लगाए हुए ना, इसका मतलब है कि ये चलता जा रहा है। तो 4 का पहाड़ा हमने 4 का टेबल सेट ए जो है वो ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो कि पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। ठीक है, इनमें नेगेटिव कोई नहीं होगा, सारे पॉजिटिव होंगे और सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, यानी कि इनमें 4 जो है वो एज ए कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये दूसरा सेट हमारे पास ये है कि उसने बोला कि ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 का क्या मतलब है कि 2 का टेबल आपने इन्फिनिटी तक मीन्स के कोई लिमिट नहीं है वहाँ तक पढ़ना है। तो बी सेट हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, मीन्स के ये सारे आप इनको इवन नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये भी सारे वही चीज़ है। ठीक है, जो हम बचपन में इवन नंबर जिनको बोलते रहे हैं। तो इसके 2 आपके पास पार्ट्स हैं। उसने पहले पार्ट में पूछा है कि जो 2 सेट्स हमने दिए हैं आपको ए और बी, आप बताएंगे कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। उसने ये पूछा है, क्वेश्चन किया है आपसे कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आपको पता होगा कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? वो तब होता है अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। सबसेट क्या होता है? जो छोटा सेट हो, मतलब कि जिसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। अब आप अगर गौर करें तो आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि ये तो 2, 4, 6, 8, 10 सारे इवन नंबर्स हैं। सारे इवन नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं, या 4 एज ए फैक्टर जिनमें आ रहा है। मीन्स के जो ये वाले नंबर्स हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जाते जाते 100 आएगा, 4 के टेबल में 100 आएगा, तो 100 इसमें भी मौजूद होगा ना। यानी कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। तो इसका आंसर येस होगा। और ए जो है वो सबसेट है बी का, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। और रीज़न इसकी क्या है? रीज़न यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट सेट ए का जो है, जो कि 4, 8, 12, 16, वो आल्सो 2 का मल्टीपल भी है। ये 2 का भी मल्टीपल है। ये देखें, एक और तरीका हमें समझ आ गया इसको प्रूव करने का कि जो एलिमेंट्स हैं ये 2 के भी मल्टीपल है। तो जब 2 के मल्टीपल होंगे तो ये इस सेट में भी मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट, ए सेट जो है वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि आप ये बताएं कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट है। उल्ट कर दिया उसने, पहले एक पूछा था कि ए सबसेट है बी का, अब पूछा है कि बी क्या सबसेट है ए का। तो इसकी आंसर नो है। इसका सीधा सीधा जवाब नो है, नहीं सबसेट। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, रीज़न इसकी क्या है? रीज़न हम ये देख लेते हैं कि हम बी के एलिमेंट्स चेक करेंगे कि क्या वो ए में मौजूद हैं। अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट मिल जाता है जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये बी जो है वो उसका सबसेट नहीं होगा। सबसे पहले ही हम पहले ही एलिमेंट बी का उठा लेते हैं 2। तो 2 तो यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो इसलिए सारे एलिमेंट्स जो बी के हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद नहीं है। कोई कोई दरमियान में मौजूद होगा,
तो अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट एक भी मिल जाए जो सेट ए में मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो यही मैंने ये लिखा है रीज़न यही है कि 2 जो है वो बी को तो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, लेकिन 2 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें एक ही एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए तो हम बोल देंगे कि भाई बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। जब ये ऊपर लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सबसेट नहीं है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं आयोटा की फॉर्म में, तो इसका सारे का मॉडुलस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका टोटल मॉडुलस है। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका मॉडुलस 1 हो तो आप उनको अलग-अलग मॉडुलस में लिख सकते हैं, वो रहेंगे बटे में ही, लेकिन आप ये जो मॉडुलस है ना वो उन पे अलग-अलग कर सकते हैं, यानी Z1 का मॉडुलस अलग बटा Z2 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे भी जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो हम इस पे लगाएंगे। ये ऊपर वाले हिस्से का ये चीज़ आ गई, मॉडुलस अलहदा हो गया, इस नीचे वाले हिस्से का ये वाला मॉडुलस अलहदा हो गया, ये रूल के तहत, इस रूल के तहत। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास 2 मॉडुलस आए हैं ना ऊपर और नीचे, हम इनको अलहदा कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 2 + 3 आयोटा को करते हैं। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस लेते हैं ना तो उसका फार्मूला ये होता है, इसमें ए जो है वो रियल पार्ट होता है जो कि 2 है हमारे पास, और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है जो +3 है। तो 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 + 9 13 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने 1 - 2 आयोटा की कंप्यूटेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये यहाँ पे 1 ए हमारे पास है, -2 हमारे पास बी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -b 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर +4, तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली चीज़ जो हमें गिवन थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये मसला नहीं है। वैसे ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लें तो बेहतर है। तो ऊपर वाली चीज़ की 13 अंडर रूट आया और इसकी आई है 5 अंडर रूट, तो आप दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे कर दें, 13/5 सारे का अंडर रूट आ गया, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x), x² - 4, ये फंक्शन है और हमने फाइंड करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो दूसरा इसकी हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। ठीक है, आपको मैं इवन और ऑड का थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप फंक्शन में सॉरी x की जगह -x पुट करें और जवाब आपका -f(x) आ जाए तो ये ओड फंक्शन होगा। अगर आप फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करते हैं और जवाब आपका अगेन f(x) ही दोबारा आ जाए तो ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये फंक्शन हम चेक करते हैं कि ये कौन सा है। ये फंक्शन x² - 4 है, तो हम फाइंड f(-x), अब हम x की जगह पे -x फंक्शन में पुट करेंगे तो ये f, यहाँ पे हमने -x पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह पे -x² - 4 दैट इज़ इक्वल टू -x का स्क्वायर x², ये -4 वैसे ही आ गया, तो ये तो f(x) के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है ना वो हमारे पास इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है ना, ओड फंक्शन नहीं है, वो इवन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि उसका जवाब f(x) के बराबर ही आ गया है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज की, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना x² - 4, ठीक है, डोमेन में हम वो वैल्यूज़ नहीं लेते जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, यानी कि इन्फिनिटी हो जाए या वो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाए, वो हम नंबर नहीं लेते डोमेन की वैल्यू में। अगर हम उसमें मतलब फंक्शन में x की वो वैल्यू नहीं हमने लेनी, अगर हम उस फंक्शन में डालें तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाए या कम्प्लेक्स नंबर बन जाए, कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाए, तो फिर हम वो वैल्यूज़ डोमेन में नहीं लेते। तो ये फंक्शन जो x² - 4 है ना, ये तो बड़ा सीधा सीधा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ना, उनकी डोमेन जो होती है ना वो ऑल रियल नंबर होती है। आप उसमें कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, प्लस वाला डालें, माइनस वाला डालें, ज़ीरो डालें, आपकी मर्ज़ी है, वो कभी भी अनडिफाइन या दूसरा कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये डोमेन आर रियल नंबर आ गई, तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं -∞ से +∞। रेंज इसकी क्या है, रेंज थोड़ी सी ट्रिकी है। रेंज आप देखते हैं कि सबसे पहले आप फंक्शन में x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, यानी कि जो फंक्शन है हमारा x² - 4 इज़ इक्वल टू 0, इसमें आप पुट करें 0,
तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो -4 दे रहा है, यानी जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है ना फंक्शन की, वो 0 पुट करके हमारे पास आ रही है। 0 पुट करेंगे तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना वो -4 से बड़ी ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी रेंज जो होगी ना वो -4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो -4 इंक्लूडेड है। ये बड़ी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि -4 इंक्लूडेड है। ये देखें ना आपने जब इसमें 0 डाला तो -4 आंसर आ गया ना। रेंज क्या होती है? रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम डोमेन पुट करके, डोमेन की वैल्यू जब एक वैल्यू पुट करते हैं तो एक वैल्यू हमें मिलती है, वो रेंज होती है। तो देखें हमने डोमेन में से x = 0 पुट किया, हमारे पास -4 जवाब आया, तो -4 इंक्लूडेड है। अब आप 0 के अलावा इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे ना वो -4 से बड़ी ही आएगी। -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन दो फंक्शन है f(x) और g(x). दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g। एक 2x + 3 है और दूसरा 3x + 2 है। दोनों x के फंक्शन है दोनों। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा, ये नीचे ऊपर याद नहीं रहा, ये नीचे लिख दिया हमने। f कंपोजिशन ऑफ g एंड g कंपोजिशन ऑफ f हमने फाइंड आउट करनी है। तो ज़हन में रखेंगे जब आप ये कंपोजिशन फाइंड करेंगे ना वो भी इन अ फंक्शन ऑफ x ही आएगा। देखें हमने दोनों फंक्शन x के लिए हैं ना, तो जब इनके कंपोजिशन करेंगे तो उनका जवाब भी x में आएगा। तो हमने f(g) इसके साथ x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये f(g) जो है वो भी x में आएगा, तो हम x हमने साथ लिख लिया। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है कि f को आप बाहर लिख लें, ये वाला पहले वाला, इसको पहले ही रहने दें और बड़ी ब्रैकेट्स डाल के अंदर g(x) को लिख दें। x की जगह पे g(x), ये देखें पहले यहाँ पे x था ना, अब यहाँ पे g(x) आ गया, यानी f जो है अब g(x) का फंक्शन बन गया है, ठीक है। पहले f x का फंक्शन था, अब f g(x) का फंक्शन बन गया है। तो f को ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे g(x) की वैल्यू ये वाली ये पुट कर दें। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि f में जहाँ जहाँ x था ना, f में जहाँ जहाँ x था आप वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें। तो f हमारा ये था, x कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है x, तो यहाँ पे ये 3x + 2 पुट कर दें, +3 वैसे ही आ गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x + 4 + 3, 6x + 7 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है g कंपोजिशन ऑफ f(x), ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से हमने x लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि इस कंपोजिशन का जवाब भी जो फंक्शन आएगा ना वो x में ही होगा। तो हमने g को पहले लिख लिया, बड़ी ब्रैकेट्स डाल के अंदर f(x) ये वाली लिख ली। अब f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है? f(x) हमारे पास ये है, तो यहाँ पे 2x + 3 लिख लिया। तो यहाँ से हमने अब क्या, यहाँ पे मतलब है कि g पे जहाँ जहाँ x है g में वहाँ वहाँ आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। तो g हमारे पास ये था फंक्शन, तो g में यहाँ पे x है तो 3 आपने यहाँ लिख लिया, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दें, x की जगह पे ये लिख दिया, +2 हमारा वैसे ही आ गया। तो यहाँ से 6x + 3 × 9, 9 आ गया, +2 वैसे ही आ गया, ठीक है। +2 वैसे ही आ गया, 6 + 11, ये हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी MTH 100 की असाइनमेंट। उम्मीद है आप सबको सलूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, अपने में, ठीक है। यही हमारी मेहनत का होता है रिवार्ड। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट आए वो करे, सब्सक्राइब लाजमी करे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।